हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं अबाउट द सेकंड पोर्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड दैट इज अबाउट द साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या होता है, कितने अलग अलग तरह के साइड डिस्टेंस होते हैं, और खास करके उसमें पहला दैट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि साइड डिस्टेंस होता क्या है। साइड मतलब दृष्टि, हमारा आई विजन, और डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी तक का देखना है। अब सवाल यह आता है कि कितनी दूरी तक का दिखना चाहिए, यह हमारी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है सिर्फ रोड पर ही डिफाइन हो सकती है। आप चाहे तो अपनी क्लासरूम में, चाहे तो आप अपने घर की खिड़की पे खड़े होकर भी साइड डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो कि अगर आप क्लासरूम में बैठना चाहते हो तो किस पर्पस से बैठना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो, कि भाई वो मेरे को बहुत क्लियरली दिख जाए, ऐसी जगह पे मेरे को बैठना चाहिए। मे भी हो सकता है कि वो टीचर हो, मे भी हो सकता है कोई आपकी का क्लासमेट भी हो जिसको आप देखने के लिए बैठते हो। तो इसका मतलब कि जो साइड डिस्टेंस है वो क्लासरूम में भी रिक्वायर्ड है हमारे लिए। अगर घर की खिड़की पे खड़े हो तो भी बाहर क्या देखना चाहते हो, इसके हिसाब से आप वहां पर भी साइड डिस्टेंस चेक करते हो अपना। वैसे ही अगर मैं रोड पे बात करता हूं तो रोड पर हमारी एक्टिविटीज अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मुझे अपनी गाड़ी का कोलिजन सामने से आने वाली गाड़ी से बचाना हो, या एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से बचाना हो, या हो सकता है कि मुझे ओवरटेक करना हो, या हो सकता है कि मैं ये पता करना चाहता हूं कि यार हेडलाइट से मेरे को कितनी दूरी तक का दिखेगा। तो इस तरह से यहां पर भी साइड डिस्टेंस डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं अबाउट द फर्स्ट साइड डिस्टेंस एंड दैट इज योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, SSD। होता क्या है ये? This is nothing but this is the distance which is required by a vehicle moving at a constant speed to avoid the collision with a stationary object। हिंदी में बोला जाए तो यह एक्चुअली वो दूरी है जहां तक का एक ड्राइवर को दिखना चाहिए ताकि वो अपने व्हीकल का कोलिजन सामने रोड पर प्रेजेंट कोई स्टेशनरी रुके हुए ऑब्जेक्ट के साथ बचा पाए। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन बचाना है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो तो मूव कर नहीं रहा। पक्की बात है अगर वो मूव नहीं कर रहा और मुझे कोलिजन बचाना और मेरे पास रोड पे ही रहने का अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं साइड से निकल सकता हूं, ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो कोलिजन अगर बचाना है तो ये पक्की बात है कि हमें हमारी गाड़ी को धीरे धीरे स्लो डाउन करते हुए रोकना पड़ेगा, अपनी स्पीड को 0 करना पड़ेगा। रीजन है कि वो जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है वो खुद भी 0 स्पीड पे चल रहा है, मतलब वो स्टेशनरी है। अगर कोई ट्रक होता और उससे मेरे को बचाना है और वो ट्रक हमारी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो शायद उससे कोलिजन बचाने के लिए बस मुझे अपनी स्पीड उसकी स्पीड से बराबर या उससे कम कर देना होगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द कोलिजन विद अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि यहां पर आप ये भी बोल सकते हो दैट इट इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय द व्हीकल टू अवॉइड द to make its speed 0 to stop the vehicle। सिंपली बात है कि कभी अगर कोलिजन बचाना है स्टेशनरी के साथ तो आपको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं दैट SSD is the stopping side distance। पूरा यहां पर नहीं लिख रहा हूं, it is the distance required on the path or road length that should be visible to avoid the collision with a stationary obstruction। और अगर स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन से अगर मेरे को कोलिजन बचाना है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ठीक है सर।
अब देखिए यहां पर अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन से कोलिजन बचाना चाहता हूं और मैं यहां पर यह पता कर रहा हूं कि मैं कितनी दूरी से वो दिख जाए, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको वो ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा आप तुरंत ही ब्रेक लगा देते हो। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर हो, ह्यूमन बीइंग है, वो ऑफ कोर्स सामने जो ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है उसको पहचानेगा, कंडीशन को समझेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा और तब जाके वो फाइनली ब्रेक लगाएगा। और इस दौरान हमारी गाड़ी, हम यहां पर एज्यूम करते हैं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पे ही रन करती रहेगी। इस दौरान जब तक हमने वो सामने वाला ऑब्स्ट्रक्शन देख लिया लेकिन ब्रेक नहीं लगाया, इस ड्यूरेशन को बोला जाता है एज द रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम के दौरान हम एज्यूम करते हैं कि गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही होगी। एंड इस दौरान जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करा है हमारी गाड़ी ने, ये हमारे एसएसडी का ही एक पोर्शन होगा। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो एसएसडी जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं उसमें कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा जो कि रिएक्शन टाइम के दौरान गाड़ी ने ट्रेवल कर लिया होगा, और उसी डिस्टेंस को बोला जाता है एज लैग डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? एज लैग डिस्टेंस। Whereas जब गाड़ी के ड्राइवर ने फाइनली ब्रेक अप्लाई कर दिया और गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होते होते फाइनली जीरो हो जाए, तब तक भी डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया जाएगा, और उस डिस्टेंस को हम यहां पर अगेन कंसीडर करेंगे और उसको लिखा जाता है एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। उसको क्या बोला जाता है? एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां पर शॉर्ट में बोलना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं दैट एसएसडी विल बी इक्वल टू बी द समेशन ऑफ लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। दोनों को ही कैलकुलेट करना हम लोगों को सीखना है। तो चलिए अभी एक एक करके दोनों के बारे में क्या बात बोली मैंने अभी, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर दैट व्हाट इज लैग डिस्टेंस, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला दैट इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल फ्रॉम द मोमेंट obstruction is seen and driver applies the brake, अच्छा ये जो ड्यूरेशन है ना, इस ड्यूरेशन को ही हमने बोला अभी एज रिएक्शन टाइम। हाँ, रिएक्शन टाइम का भी हमें अभी ऑपरेशन करना बाकी है, समझेंगे उसके बारे में थोड़ा सा अभी, और एक थ्योरी आती है उसके बारे में। बट ये रिएक्शन टाइम के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है विद अ कांस्टेंट स्पीड यहां पर ट्रेवल किया गया है, सो लिख सकते हैं आप आगे विद द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है सर। So what is lag distance? वापस से बोल देता हूं that it is the distance traveled by a vehicle from the moment obstruction is seen and driver applies the brakes with a constant speed. तो यहां पर जो हमारी गाड़ी ब्रेक अप्लाई करने के पहले डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है उसको क्या बोल देते हैं? एज द लैग डिस्टेंस। और अगर मैं यहां पर ही बात करता हूं कि लैग डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, हमने ये एज्यूम करा कि गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। गाड़ी जब कांस्टेंट स्पीड पे चल रही होगी तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू बी द स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड की वैल्यू कितनी है? तो लेट दैट बी v, और टाइम कितना है तो उस टाइम को मैं बोल देता हूं एज रिएक्शन टाइम। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो रिएक्शन टाइम है विच इज TR इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ये जो रिएक्शन टाइम है दिस इज इन सेकेंड्स। जो रिएक्शन टाइम है वो आप सेकंड्स में कैलकुलेट करते हो। हाँ, रिएक्शन टाइम अलग अलग ड्राइवर्स के लिए अलग अलग होता है, एज के साथ भी वेरी करता है, और हमारे एक्सपेरिमेंट्स ने यह भी बताया है कि जेंडर के हिसाब से भी ये वेरी करता है। अगर एज के हिसाब से बात करें तो जो यंग एज वाले एज ग्रुप है उनमें ऑफ कोर्स रिएक्शन टाइम कम देखने को मिला है, और ज्यादा एज ग्रुप वालों का जो रिएक्शन टाइम है वो ज्यादा देखने को मिलता है।
जेंडर वाइज अगर मैं बात करता हूं तो मेल्स का रिएक्शन टाइम कम देखने को मिला है और वुमेन का रिएक्शन टाइम थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। एंड अगर मैं रिएक्शन टाइम की रेंज की बात करूं तो ये 0.5 सेकेंड भी हो सकता है, 3 सेकेंड भी हो सकता है, 4 सेकेंड भी हो सकता है। बट IRC बोलता है कि ये जो रिएक्शन टाइम है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाए एज 2.5 सेकेंड्स। ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद रखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर मैं बात करता हूं यहां हमारी स्पीड की वैल्यू किस में होनी चाहिए, तो देखिए अगर आप यहां जो टाइम है उसको सेकंड्स में लिख रहे हो तो बेहतर होगा कि इसको आप मीटर पर सेकंड में लिखें, तब जाकर आपको जो लैग डिस्टेंस है वो किस में मिल जाएगा, इन द मीटर। ठीक है, तो सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला जरूर यहां पर बन गया है हमारे पास फॉर द रिएक्शन टाइम, फॉर द लैग डिस्टेंस। बट हां, अगर मान ले स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दी गई हो तो ऑफ कोर्स आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो अगर मान लीजिए जो स्पीड है इसको मैं स्मॉल v लिख देता हूं ताकि आप नोटेशंस में भी कंफ्यूज ना हो, तो मैं इसको स्मॉल v लिख देता हूं। अगर वैल्यू मैं लिख रहा हूं मीटर पर सेकेंड, कैपिटल V लिखूंगा अगर मैं वैल्यू लिख रहा हूं इन किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए अगर v बोल रहा हूं तो ऑफ कोर्स दिस इज इन किलोमीटर पर आवर कैपिटल V। मुझे कन्वर्ट करना है इसको मीटर में, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, वो मैं यहां पर लिखूंगा। 1 आवर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, इसीलिए 1 घंटे की जगह लिख दूंगा मैं 3600 सेकंड्स। सो इसी को शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एज 5/18 ऑफ कैपिटल V। लेकिन अब जो वैल्यू आ गई है वो किस में आ गई है, दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि यही जो सेम फॉर्मूला है लैग डिस्टेंस का, लैग डिस्टेंस के फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू बी 5/18 इंटू कैपिटल V इंटू TR। 5/18 को ही हम लोग लिखेंगे एज 0.278 इंटू कैपिटल V इंटू TR। सो ये फॉर्मूला यहां पर बहुत ही इजीली, आई होप शायद आपको याद हो जाएगा। तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है। हाँ, यहां पर यह बात जरूर ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला चाहे कितना भी इजी हो, लेकिन अगर यूनिट कन्वर्जन आपने नहीं किया तो फिर आपको कोई वहां पर क्वेश्चन सही करने से नहीं रोक सकता, है ना, सही करने से नहीं रोक पाएगा, है ना, क्योंकि आप गलत ही करने वाले हो अगर आप यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देते हो। खैर चलिए, अभी ये यहां पर वैल्यू याद रखनी है और ये छोटा सा जो फॉर्मूला बना है वो याद रखना है। अब बात करते हैं आगे अबाउट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि इनिशियली जो मेरी गाड़ी थी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, और ये v मीटर पर सेकेंड तक की स्पीड से ही ट्रेवल कर रही थी इवन आफ्टर द लैग डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस अभी तक ट्रेवल करा इसको मैंने क्या बोल दिया, एज द लैग डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो ब्रेक लगाते लगाते फाइनली क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। फाइनली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा इसको बोला जाएगा एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या बोला जाएगा इसको, एज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में कुछ और आगे पढ़े, उसके पहले लैग डिस्टेंस से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट अभी भी बाकी है, एंड दैट इज अबाउट योर रिएक्शन टाइम। कि रिएक्शन टाइम क्या होता है, और हमने तो देखा रिएक्शन टाइम की एक बड़ी सी रेंज और उसकी एक वैल्यू देखी, लेकिन रिएक्शन टाइम के दौरान क्या होगा, रिएक्शन टाइम को ही एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर एक थ्योरी देखते हैं, एंड द थ्योरी इज नोन एज अ PIEV थ्योरी। अलग अलग एग्जाम्स अपने अपने लेवल के हिसाब से यहां पर सवाल पूछती है। कुछ एग्जाम्स पूछती है कि भैया PIEV थ्योरी किससे रिलेटेड है, लैग डिस्टेंस रिएक्शन टाइम से रिलेटेड है, चाहे आप SSD से रिलेटेड भी बोल सकते हो। इसी के अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि जो PIEV थ्योरी है उसके एक एक जो यहां पर 4 वर्ड दिख रहे हैं इनका मतलब क्या है, ये भी अलग अलग एग्जाम्स पूछती हैं। तो अगर मैं बात करता हूं P स्टैंड्स फॉर परसेप्शन, P स्टैंड्स फॉर परसेप्शन, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब सिंपली मैंने हिंदी में लिख दिया है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई करने में कितना टाइम लगेगा कि सामने जो एक जानवर दिख रहा है मुझे 4 टांगों वाला, वो एक बकरी है कि कुत्ता है कि गाय है कि भैंस है। ऑफ कोर्स मुझे पहचानने में थोड़ा बहुत जरूर टाइम लगेगा। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को आप बोल देते हो एज द परसेप्शन, वेयर एज आई स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्शन। आई स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन का मतलब है कि समझना। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, कि क्या मैं यहां पर ये समझ पा रहा हूं कि सिचुएशन है क्या सिचुएशन को बिना ज्यादा ब्रेक लगाए भी हम लोग संभाल सकते हैं, साइड से जगह है क्या निकलने की। ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे को सामने ट्रक दिख रहा है वो मेरी तरफ ही आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रक की स्पीड अच्छी खासी है, मुझे ज्यादा ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सामने जो गाय बकरी भैंस दिख रहा है वो चुपचाप रोड को क्रॉस कर जाएगा मेरे वहां तक पहुंचने के पहले ही, इसीलिए मुझे ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी कैलकुलेशंस जो आपके दिमाग में बनेगी और आप समझोगे कि कंडीशन क्या है, उसमें भी कुछ टाइम बीत जाएगा और उस टाइम को बोला जाता है एज इंटेलेक्शन स्टेज। वेयरएज जब ये आप समझ लोगे कि नहीं भाई खतरा है, मुझे ब्रेक अप्लाई करना ही चाहिए, लेकिन जब आप ये समझ लोगे कि नहीं सामने ट्रक है और मेरी तरफ आ रहा है, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डर लगे, हो सकता है कि आपको सामने एक कुत्ता दिखे जो चल रहा है, रोड क्रॉस नहीं कर रहा, बैठा है, आपको गुस्सा आ जाए कि क्या है इसके लिए रोड थोड़ी ना बनाया गया है, उड़ा देंगे आज। ये जो इमोशंस है, ऑफ कोर्स हर इंसान के मन में अलग अलग तरह के इमोशंस आते हैं। उन इमोशंस को कंट्रोल करने में कितना टाइम लगेगा, इसको बोला जाता है एज योर थर्ड स्टेज, दैट इज योर इमोशंस। अब आई होप शायद आप लोग सभी इंजीनियर्स हो तो इतना तो समझते ही हो कि इमोशंस का मतलब हिंदी में क्या लिखना चाहिए। हाँ, इसी के अलावा यहां पर अगर मैं वी की बात करता हूं तो देखिए, जब आपने कंडीशन समझ ली है और ये भी समझ लिया है कि भाई मेरे इमोशंस को मुझे कंट्रोल करके ब्रेक लगाना चाहिए, तो ब्रेक लगाते लगाते भी कुछ टाइम आपको बीत जाएगा और उसको बोला जाता है एज द टाइम फॉर वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब बोला जा सकता है कि फाइनली एक्शन के लिए, मतलब ब्रेक अप्लाई करने के लिए कितना टाइम आपको लगने वाला है। अगर मैं यहां पर इन चारों स्टेजेस में लगने वाले टाइम को एड अप कर देता हूं तो इन चारों ही स्टेजेस में लगने वाले टोटल टाइम को क्या बोल दिया जाता है एज रिएक्शन टाइम। और यही रिएक्शन टाइम की हमने स्टैंडर्ड वैल्यू देखी एज 2.5 सेकेंड्स। अब चलिए बात करते हैं आगे अबाउट द ब्रेकिंग डिस्टेंस, कि भाई अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट इसको किया जाए। तो देखिए, इसको अगर मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यहां पर एक ऐसा केस एज्यूम करना पड़ेगा जिसमें जो हमारी गाड़ी है वो एक पर्टिकुलर इंक्लाइंड सरफेस पर मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये मान लेता हूं कि ये एक पर्टिकुलर स्लोप्ड हमारा रोड है जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, कुछ स्लोप होगा जिसको हम लोग tan थीटा से डिनोट करते हैं, एंड हमारी गाड़ी यहां पर इस पर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। किसकी तरफ मूव कर रही है? अप द ग्रेड मूव कर रही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो हमारी गाड़ी है वो क्या कर रही है, अभी चढ़ाई कर रही है, ना कि उतर रही है। चढ़ रही है गाड़ी तो मैं बोल दूंगा अप द ग्रेड मूवमेंट हो रहा है। अगर गाड़ी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो मैं बोल दूंगा डाउन द ग्रेड मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं अभी फिलहाल हमारे फॉर्मूले को समझने के लिए ये वाला केस एज्यूम कर लूं तो शायद आप लोगों को पता होगा कि ब्रेकिंग डिस्टेंस की शुरुआत में स्पीड कितनी है हमारी गाड़ी की, दैट इज v, और फाइनली कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये गाड़ी की स्पीड 0 हो जाएगी और उस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं, एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, BD से मैंने डिनोट कर दिया है। और अगर मैं यहां पर इस बॉडी पर एक्ट करने वाले फोर्सेस
को चेक करूं तो इस बॉडी पर एक्ट कर रहा होगा या इस व्हीकल पर एक्ट कर रहा होगा सबसे पहला एक फोर्स विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इसकी वैल्यू होगी वेट के बराबर हमारी व्हीकल का जो भी वेट है इंक्लूडिंग द पैसेंजर्स और अगर आपने कुछ सामान उसमें रखा है तो टोटल वेट mg डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये पक्की बात है कि इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट दैट इज mg cos थीटा एक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg का sin थीटा। ठीक है सर, क्योंकि ये एंगल अगर मैं बात करता हूं तो ये एंगल बन जाएगा यहां पर थीटा। इसी के अलावा अगर गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है तो फ्रिक्शन हमेशा ही पीछे की तरफ मूव करता है, ये आप सभी जानते हो। अभी क्योंकि गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अगर गाड़ी नीचे की तरफ मूव कर रही होती तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करता। यही डिफरेंस आता है जब भी आप डेरिवेशंस देखते हो। तो अगर मैं यहां पर इस केस की बात करता हूं तो इस केस में फ्रिक्शन एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द सरफेस। सरफेस के अलोंग ही फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी म्यू इनटू एन। सो मैं लिख सकता हूं दैट द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू बी म्यू इनटू एन और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा तो यहां से आप बोल सकते हो कि भाई नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा। किसके बराबर होगा तो जितना सर इस डायरेक्शन में फोर्स है उतना ही एन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में कितना है तो दैट इज योर mg cos थीटा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं mg cos थीटा विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन और जो म्यू की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी तो यहां पर म्यू को मैं सिंपली स्मॉल f से डिनोट कर देता हूं। वेयर यहां जो स्मॉल f लिखा है वो क्या है तो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। दैट इज the coefficient of longitudinal friction। longitudinal क्यों बोल रहा हूं क्योंकि देखिए अगर मैं यहां पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं व्हीकल के मूवमेंट की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये डायरेक्शन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और ब्रेक लगाने पर जो डायरेक्शन होगी जिसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ही है ना। चाहे आप ब्रेक लगाए चाहे आप एक्सेलरेट करें इस दौरान जो भी फ्रिक्शन एक्ट करता है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्ट करता है। पर अगर मान लीजिए आप लेन चेंज कर रहे हो या आप टर्न कर रहे हो आप कर्व पे ट्रेवल कर रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो दैट विल बी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन और इसी को बोला जाता है एज लैटरल डायरेक्शन। तो यहां पर फ्रिक्शन कौन सा एक्शन में आएगा दैट विल बी लैटरल फ्रिक्शन जो कि आप देखने को मिलता है हम लोगों को अगर हम सुपर एलिवेशन को पढ़ रहे हैं तो। सुपर एलिवेशन ऑफ कोर्स एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे दिया जाता है। अगले वाले हम लोग जो सेकंड पार्ट है हमारे ज्योमेट्रिकल डिजाइन का उसमें हम सुपर एलिवेशन की भी बात करेंगे। तो वहां पर आप कौन सा फ्रिक्शन की बात करोगे लैटरल फ्रिक्शन। लेकिन क्योंकि अभी गाड़ी को अपने मूवमेंट की डायरेक्शन में ही रोकना है रेजिस्ट करना है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अच्छा ये f की बात करेंगे थोड़ा सा बाद में, अभी फिलहाल f की वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं यहां पर ff की बात कर ली है मैंने और इस पर्टिकुलर बॉडी का मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम भी बना चुका हूं। तो अब चलिए इसके यहां पर आगे क्या डेरिवेशन करना चाहिए वो समझ लेते हैं। पहले फॉर्मूला बनाते हैं फिर बात करेंगे हम लोग यहां पर अबाउट सम मोर कंसेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू दिस वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कि भैया जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहां पर इसी पर्टिकुलर जो हमने डायग्राम बनाया है उसी के बेसिस पे डेरिवेशन भी देख लेते हैं। थोड़ा बहुत डेरिवेशन आपको आना चाहिए चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी क्यों ना जा रहे हो क्योंकि अगर कभी उसने थोड़ा भी क्वेश्चन में चेंज किया तो हमें तुरंत वहां पर रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर ये चेंज करोगे तो मेरा आंसर भी ऐसे चेंज हो जाएगा। खैर चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं हम अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हम अप्लाई कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि बोलती है दैट वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल्स टू बी द एनर्जी लॉस्ट और एनर्जी डिफरेंस। ठीक
यहां पर अगर मैं बात करता हूं हमारी बॉडी की जो एनर्जी थी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी और उसकी वैल्यू कितनी थी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा वी मेरे को स्मॉल वी लिखना चाहिए क्योंकि मैं अभी फिलहाल वैल्यू मीटर पर सेकंड में एज्यूम कर रहा हूं। फाइनल अगर मैं एनर्जी की बात करूं जब मेरी गाड़ी रुक गई होगी तो ऑफ कोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक स्टेशनरी व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। सो स्पीड जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। और अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी तो मैंने लिख दिया, लेकिन हाँ वर्क डन की बात करें तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा गाड़ी ने यहां से लेकर यहां तक, तो दैट इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस इनटू फोर्स। दिस विल बी योर वर्क डन। अच्छा ब्रेकिंग डिस्टेंस तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो भैया इस डायरेक्शन के फोर्सेस देख लो आप कौन कौन से हैं। एक तो दिख रहा है एम जी साइन थीटा और दूसरा एक्ट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो लिख सकता हूं यहां पर एम जी का साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिख सकता हूं एफ इंटू एम जी कॉस थीटा, एफ इंटू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर अगेन लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं दैट, देखिए मास 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 सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 यहां पर बच जाएगा और ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैं ऑफ कोर्स अलग ही रख रहा हूं। यहां पर बच जाएगा जी का साइन थीटा और एफ जी का कॉस थीटा। अगर मैं ये मान लेता हूं कि भैया थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अबाउट टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू बी द स्लोप और ग्रेडियंट। टेन थीटा किसके बराबर होगा, स्लोप या ग्रेडियंट के बराबर होगा, जिसको मैं एस से डिनोट करूंगा, और जो कॉस थीटा है उसको मैं डिनोट करूंगा एज 1, क्योंकि सर कॉस जीरो होता है 1, और अगर थीटा की वैल्यू जीरो के आसपास है तो मैं बोल सकता हूं कॉस थीटा की वैल्यू 1 के आसपास ही होगी। तो कॉस थीटा को तो हम लोग 1 लिख देंगे, साइन थीटा की जगह में एस लिख दूंगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू बी बी डी इंटू जी इंटू एफ प्लस साइन थीटा बच जाता है, जिसको मैंने लिखा है यहां पर सिंपली एज योर ग्रेडियंट और स्लोप। ठीक है, तो यहां से क्या देखने को मिलता है, दैट ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू बी v स्क्वायर बाय 2g into f plus s। आगे लिख देता हूं बेहतर रहेगा, तो मैं लिख सकता हूं दैट ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू बी v स्क्वायर, स्मॉल v लिखना चाहिए, तो स्मॉल v स्क्वायर अपॉन 2g into f plus s। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, यहां पर मैंने ये माना कि जो गाड़ी है वो अप द ग्रेड मूव कर रही है। अगर गाड़ी नीचे की तरफ मूव कर रही होती तो जो हमारा फॉर्मूला बनता उसमें ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सर उस केस में जो हमारा वेट होगा वो तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहां पर माइनस साइन आना चाहिए। अगर गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर गाड़ी मूव कर रही है डाउन द ग्रेड, डाउन द ग्रेड। ठीक है, अच्छा ये तो होगी बातें हमारे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बारे में, जिसमें ध्यान रखिए मैंने फॉर्मूले में वेलोसिटी किस में लिखी है, अभी मीटर पर सेकंड में। अगर मान लीजिए आपको स्पीड दी है इन किलोमीटर पर आवर, देन आप क्या करोगे, आप स्पीड पुट करोगे v इंटू 5/18 इन मीटर पर सेकंड। इधर अगर पुट किया जाए तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 0.278 इंटू कैपिटल V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, g की वैल्यू में लिख देता हूं 9.81, f प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मैं दोनों साथ में लिख देता हूं फिलहाल। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट विल बी कैपिटल V स्क्वायर, देखिए यहां पर 0.278 का स्क्वायर, नीचे 2 इंटू 9.81, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे वैल्यू हो जाएगी 254, f प्लस और माइनस s। तो ये बन गया फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए, अगर कैपिटल V किस में है, अगर कैपिटल V इज इन kmph। तो अगर आप ओवरऑल फॉर्मूले की बात करते हैं फॉर योर SSD, फॉर योर SSD, तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बोला दैट SSD विल बी इक्वल्स टू बी क्या बनेगा, लैग डिस्टेंस प्लस
ब्रेकिंग डिस्टेंस मैं लिख सकता हूं लैग डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू बी v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर बाय 2g f प्लस और माइनस s। लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में मैंने अभी जो स्पीड लिखी है वो किसमें लिखी है, इन मीटर पर सेकेंड, जबकि अगर मैं अब यहां पर इसी में kmph में लिखूंगा तो ऑफ कोर्स 0.278 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 254 आएगी, ये हमको पता है, तो f प्लस और माइनस s। भाई प्लस कब लिखना है माइनस कब लिखना है, आई होप शायद वो बात भी क्लियर हो गई है, जिसमें v किसमें है अभी, इन kmph। ठीक है सर, तो ये बन गए फाइनल फॉर्मूले। लेकिन भैया सिर्फ फॉर्मूले पढ़कर काम नहीं बनेगा, आपको थोड़ा आगे भी यहां पर समझ में आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात कर लेते हैं यहां पर कि जो F लिखा है हमने, दैट इज द मोबिलाइज्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मोबिलाइज्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कि भैया हमारा फ्रिक्शन जो मैक्सिमम हो सकता है उसका अभी फिलहाल एक्शन में कितना एज्यूम किया जा सकता है। देखिए अगर मैक्सिमम यहां पर 100% मैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी एज्यूम करूं कि जितना मैक्सिमम F हो सकता है वो पूरा एक्शन में आया, तो देखिए वो कंडीशन जो 100% ब्रेक एफिशिएंसी की होती है उसमें हम देखते हैं कि गाड़ी का जो पहिया है वो घूमना बंद कर देता है, तो गाड़ी स्किड करते हुए आगे जाएगी ब्रेक लगाने पर, और ऐसा ब्रेक लगाने पर गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। अगर कभी आपने बहुत तेजी से गाड़ी का ब्रेक लगाया हो तो बिल्कुल आपको पता है कि गाड़ी झूमते हुए स्किड करते हुए आगे जाती है। IRC रिकमेंड करता है कि आपको 100% ब्रेक एफिशिएंसी एज्यूम नहीं करनी है, आप ये मानोगे कि 50% के आसपास ही ब्रेक एफिशिएंसी एक्ट करेगी। तो IRC बोलता है कि सिर्फ 50% ब्रेक एफिशिएंसी एक्ट करेगी। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं, मैक्सिमम स्किड रेजिस्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करता हूं, तो जो हमारे रोड सरफेस पे मिल सकता है दैट इज इक्वल टू बी 0.70 टू 0.80। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर हमारी 50% के हिसाब से अगर मैं f की वैल्यू कैलकुलेट करूं फॉर द मोबिलाइज्ड वैल्यू, तो ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू IRC आती है इक्वल टू बी 0.35 से लेकर 0.40 के बीच में। मतलब IRC बोलता है कि जो ये मैक्सिमम वैल्यू एक्शन में आ सकती है उसका सिर्फ 50% ही एक्शन में आएगा, क्योंकि हमें गाड़ी को स्टेबल भी रखना है, बहुत ज्यादा आप उसको स्किड नहीं करवा सकते हो। सो ये बोलता है IRC, एंड इसीलिए यही वैल्यू ली जाती है, दैट इज 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन बी इन एक्शन। खैर अगर इसकी भी बात करता हूं तो ये जो यहां पर रेंज लिखी है, ये रेंज इसलिए है क्योंकि अलग अलग स्पीड पर जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन एक्शन में आएगा वो भी अलग अलग होगा। अगर बात करते हैं जितना ज्यादा स्पीड होती है तो फ्रिक्शन उतना ही रिड्यूस होते जाता है। अगर मैं यहां पर ही बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल स्पीड की, तो 20 से 30 kmph के लिए 20 to 30 kmph के लिए इसकी वैल्यू ली जाती है इक्वल टू बी 0.4। बट अगर मान लीजिए 40 kmph की बात कर रहे हो 40 की, तो इसकी वैल्यू ली जाती है 0.38। 50 kmph की बात करते हो, इतनी स्पीड अगर है तो वैल्यू ली जाती है 0.37। 60 to 65 या इवन 70 kmph की आप स्पीड ले रहे हो तो वैल्यू ली जाती है इक्वल टू बी 0.36। और अगर 80 से 100 की स्पीड की बात कर रहे हो तो वैल्यू ली जाती है इक्वल टू बी 0.35। देखो अधिकतर बार हमारे न्यूमेरिकल्स में तो खैर वो ये बोल देता है कि भाई f की वैल्यू इतनी इतनी ले लो, लेकिन काफी सारे ऐसे भी एग्जाम्स देखे गए हैं जिन्होंने सिर्फ आपको स्पीड के बेसिस पे आपको f की वैल्यू पूछ ली है, या फिर ये मान लिया है कि आप एज्यूम कर लोगे जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसीलिए यहां ये जो टेबल है IRC का रिकमेंडेड आपको याद होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं है, कम स्पीड है तो f की वैल्यू ज्यादा, और ज्यादा स्पीड है तो f की वैल्यू कम हो जाती है। एंड IRC ये भी बोलता है कि एक पर्टिकुलर मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अवेलेबल हमेशा ही होना चाहिए, और अगर
उतना डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है किसी रोड पर या किसी सेक्शन पर। हो सकता है शार्प टर्न है, हो सकता है कर्व है, हो सकता है कि कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया जिसके कारण ज्यादा दूरी तक का नहीं दिख पाता है। तो ऐसे लोकेशंस पर आपको अपनी डिजाइन स्पीड कम कर देनी चाहिए। ये बोलता है आईआरसी कि अगर सफिशिएंट साइड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो आप डिजाइन स्पीड को कम कर दो। लेकिन अगर वहां पर साइड डिस्टेंस भी अवेलेबल नहीं है और आपने स्पीड भी कम नहीं करवाई तो वो एक एक्सीडेंट प्रोन जोन बन जाएगा जहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। एंड आईआरसी ने अलग अलग स्पीड पर एसएसडी की मिनिमम वैल्यू भी रिकमेंड कर दी गई है कि भैया इससे अगर एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो अवेलेबल है वो अगर इससे भी कम हुआ तो फिर आप स्पीड को कम कर दो। देखते हैं यहां पर वैल्यूज की बात करते हैं अगर, तो देखिए अगेन यहां पर लिख रहा हूं स्पीड की वैल्यू और इधर लिख रहा हूं मिनिमम एसएसडी जो कि आईआरसी ने रिकमेंड किया है। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं 20 kmph पे तो भाई कम से कम 20 मीटर का डिस्टेंस हमें अवेलेबल होना चाहिए आगे। 25 की स्पीड पर 25 मीटर, ठीक है। चलो मैं यहां पर यूनिट नहीं लिखता हूं। अगर 30 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 30, अगर 40 है तो 45, देख रहे हो आप। अब 5 बढ़ाते जाओ, 50 है तो 5 ऑलरेडी बढ़ चुका था और 5 बढ़ाओ 60 हो जाएगा। 50 प्लस 5 प्लस 5 60 हो जाएगा और 60 प्लस 60 के लिए 80 और 80 के लिए 120 और अगर मान ले 100 की स्पीड है तो 180 मीटर का एसएसडी मिनिमम अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है इतना अवेलेबल देन रिड्यूस द स्पीड, ये साफ साफ आईआरसी ने बोल दिया है। खैर ये तो हो गई बातें हमारी किसके बारे में, अबाउट द आईआरसी के रिकमेंडेशंस। अभी बात करते हैं कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं रोड पर, तो अभी तक तो हमने बात करी थियोरेटिकल स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस मतलब टू अवॉइड द कोलिजन विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बट क्या जरूरी है हमेशा ही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ही होगा जिससे बचाना है आपको अपना कोलिजन? जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए ये रोड है और यहां हमारा व्हीकल चल रहा है इस डायरेक्शन में इन द वेलोसिटी v1 और सामने से भी एक व्हीकल आ गया जिसकी स्पीड कितनी है v2, ठीक है सर। और कोई जगह नहीं है, और कोई जगह नहीं है यहां पर कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलिजन बचा पाएंगे और रोड से बाहर निकल पाएंगे, ऐसा कोई यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा कब देखने को मिलता है? जब सिंगल लेन है और उसमें भी 2 वे ट्रैफिक है। मतलब क्या कि दोनों ही डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है लेकिन रोड एक ही है। होता है कभी कभी छोटे छोटे जो रोड्स होते हैं कॉलोनीज वगैरह में उसमें मिल जाता है ऐसा, या फिर अगर मान लो हिली एरिया है तो हिल रोड्स कई बार छोटी विड्थ के ही बनाए जाते हैं। ब्रिज है तो ब्रिज में कई बार ऐसी कंडीशन मिलती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें सिंगल लेन है और 2 वे ट्रैफिक है तो शायद कोलिजन बचाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा कि ये दोनों ही जो व्हीकल्स है, ये दोनों ही व्हीकल्स अपनी अपनी स्पीड 0 कर ले। अगर मैं मान लेता हूं कि भाई ये वाला जो व्हीकल है ये अपनी स्पीड 0 करने के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जितना उसको चाहिए वो SD1 है और दूसरे वाले को जो यहां पर डिस्टेंस चाहिए दैट इज योर SD2, तो ऑफ कोर्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू बी द समेशन ऑफ बोथ। तो यहां पर SSD रिक्वायर्ड होगा ताकि वो एक दूसरे को दूर से ही देख ले और अपने अपने रिक्वायर्ड डिस्टेंस को यहां पर ट्रैवल करते हुए फाइनली रुक जाए बिफोर कोलिजन। तो उसके लिए इन दोनों के ही स्टॉपिंग डिस्टेंसेस को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में यहां पर SSD को मैं क्या करूंगा, SD1 और SD2 दोनों के ही समेशन के बराबर लिख दूंगा। SD1 क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट व्हीकल। SD2 क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर द सेकंड व्हीकल। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को IRC एक स्टैंडर्ड कंडीशन के तौर पे भी डिफाइन करता है और वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें वो ये बोलता है दैट इफ स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल इज सेम, इफ ऑल व्हीकल्स इज सेम, और अगर मान ले आप ओवरटेकिंग भी करना चाहते हो ऐसे केस में जिसमें मीडियन नहीं है, मतलब सामने से आने वाला व्हीकल आ सकता है आपकी लेन में, तो
उस केस में लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होने पर, ओवरटेकिंग की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होने पर आपको कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि सामने से आने वाला व्हीकल आपसे न टकराए, और इसी डिस्टेंस को बोला एज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अगर आप भी v स्पीड पे चल रहे हो, सामने से आने वाला भी v पे ही चल रहा है, जो अभी अलग अलग ले लिए, तो उस केस में जो रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा इक्वल टू बी SD प्लस SD, दैट इज ट्वाइस ऑफ SSD। इसी को बोला जाता है एज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो चलिए पहले पूरी कहानी लिख देता हूं, फिर से समझाऊंगा एक बार। इफ द स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल्स इज सेम and there are limited opportunities, there are limited opportunities for overtaking, then required side distance is known as intermediate side distance, आयोग शायद मेरी राइटिंग इतनी भी बुरी नहीं है, जरूर स्पीड में मैं लिख रहा हूं, इसीलिए थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी बुरी हो सकती है, बट यार लिखना आपको भी तो है मेरे साथ साथ, इसीलिए मैं डिक्टेट करते करते आप लोगों को लिखकर भी दे रहा हूं, और यहां पर लिखकर भी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि यार सर हमारे पास लिखने का टाइम नहीं होता आपका वीडियो लेक्चर देखते देखते। क्योंकि ये देखो, आप भी सब जानते हो अच्छे से कि सर सिलेक्शन के लिए मुझे खुद का पेन चलाना है, और कई बार ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स खुद का पेन पेपर भूल जाते। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ऐसा करें, इसीलिए मैं आपको अपने साथ साथ लिखने के लिए बोलता हूं कि भैया खुद के हाथ से नोट्स बनाओ। खुद के हाथ के जो नोट्स होंगे वो शायद किसी और दुनिया की बुक से ज्यादा अच्छे आपको समझ में आने वाले हैं। और ऑफ कोर्स अगर खुद के हाथ से नहीं लिखोगे तो शायद एग्जाम टाइम पर पेन चलाने में दिक्कत होगी। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां तो अगर मैं ISD की बात करता हूं तो ISD की वैल्यू क्या हो जाएगी, SSD फॉर फर्स्ट व्हीकल प्लस SSD फॉर सेकेंड व्हीकल, और ऐसे केस में क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी ट्वाइस ऑफ SSD, क्योंकि दोनों की अगर स्पीड बराबर है तो जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ SSD हो जाएगा। इसी के अलावा हमारा IS कोड एक और साइड डिस्टेंस यहां एज्यूम करता है और बोलता है कि भैया हेडलाइट साइड डिस्टेंस की, जो मेरी हेडलाइट है नाइट के टाइम पर, रात में हेडलाइट से मैं कितनी दूरी तक का देख पाऊंगा, ये भी IRC ने डिफाइन करा कि भाई इतनी दूरी तक का तो दिखना चाहिए। अगर आपने हेडलाइट चालू रखी है तो आपकी गाड़ी से इतनी दूरी तक का तो दिखना चाहिए आपको, और वो डिस्टेंस IRC डिफाइन करता है इक्वल टू द साइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ लेवल टेरेन। मतलब अगर आप ग्रेड एज्यूम नहीं करते, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहे हो, तो कितना साइड डिस्टेंस होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दैट विल बी टेकन एज योर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। लिख सकता हूं दैट according to IRC headlight side distance is taken equal to the stopping side distance on a level terrain। ये छोटा सा रिकमेंडेशन है, लेकिन ये छोटा सा रिकमेंडेशन भी मुझे पता है आपका शायद 1 नंबर 2 नंबर अपनी एग्जाम में बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो छोटा सा रिकमेंडेशन, छोटी छोटी बातें ही है, लेकिन वो मोटी कब बनेगी वो आपको भी नहीं पता चलेगा, और कब आप एग्जाम में से आउट हो जाओगे अपने कंपटीशन से। इसलिए बोल रहा हूं कि छोटी छोटी भी बातें जो होती है उनको भी अपने हाथ से अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स सबसे ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े ऑथर के, कितनी भी बड़े इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल क्यों ना लेकर बैठे हो, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छा होगा आप खुद के हाथों से नोट्स बनाएं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। खैर ये तो हुई बातें अबाउट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो SSD है इसी पे बेस्ड किस तरह के छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में थ्योरेटिकल जो पोर्शन हो सकता है वो सारा तो अपने आप ही कवर हो गया, उसको ऊपर किस तरह के थ्योरेटिकल सवाल है वो तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब देख ही लेंगे। बट हाँ, न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो सॉल्व करने में
क्या दिक्कत हो सकती है आपको वो समझते हैं यहां पर दो एग्जांपल्स लेकर। तो पहला एग्जांपल यहां पर अगर आप चेक करें तो आई होप शायद आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक, पढ़े अगर जरा धीरे धीरे, मैं रुका हूं यहां पर, या फिर आप मेरे को पॉज भी कर सकते हो, मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। पॉज करें, पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखे, हाँ क्वेश्चन लिखे, साफ बोल रहा हूं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट हो तो मेहनत से हमें बिल्कुल भी यहां पर घबराना नहीं है, तो फटाफट मेहनत करें, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, कोशिश करना है ना यूज करें ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद फटाफट इसको सॉल्व करें। चलिए पढ़ते जरा इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कहानी पढ़े जरा पहले, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। Calculate the minimum side distance required to avoid head-on collision of two cars approaching at opposite direction at 90 and 60 kmph। मतलब पहले वाले की जो स्पीड है वो 90 kmph है और दूसरी जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है, दैट इज 60 kmph। और जो रिएक्शन टाइम है वो भी क्वेश्चन में दिया है एज इक्वल्स टू बी 2.5 सेकेंड, ये लिखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 और जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो दे दिया है इक्वल्स टू बी 0.50%। तो अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं 50%, तो इसका मतलब कि जो एफ आपका एक्शन में आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 0.7, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.35। चलिए फटाफट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो व्हीकल अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कौन सा वाला केस बना है, समझ में आ गया होगा कि सर एक व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या करोगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ सेकंड, दोनों को आप ऐड कर दोगे। ठीक है सर, लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कैसे निकाले, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू बी, फॉर्मूला क्या है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.278 इंटू V1 इंटू TR प्लस V स्क्वायर बाय 254। अच्छा देखिए यहां पर ग्रेड की वैल्यू नहीं दी है, मतलब S की वैल्यू 0 ले लेंगे, F प्लस 0। सो वैल्यूज पुट करते हैं, 0.278 इंटू फर्स्ट वाले की स्पीड क्या दी है, दैट इज 90 इंटू TR, रिएक्शन टाइम कितना है 2.5 सेकेंड्स, प्लस 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 और F की वैल्यू क्या है 0.35। कैलकुलेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे कैलकुलेट करें। मैं यहां पर चलिए आपको आंसर बताता हूं, ऑफ कोर्स अभी कैलकुलेशन सीखने का टाइम नहीं है। सो 153.6 मीटर यहां पर आंसर आ जाएगा। और अगर ये हो जाता है इसका मतलब कि हम यहां पर SD2 भी निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके ही दिखा रहा हूं, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा। स्पीड है 60 kmph इंटू 2.5 प्लस 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.35। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी एज 82.2 मीटर। दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली जो आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा, दैट विल बी SD1 प्लस SD2। ये बात का ध्यान रखना, नहीं तो स्टूडेंट्स कई बार क्या कर सकते, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं मुझे जो बोलते हैं कि नहीं सर इन दोनों में से जो भी ज्यादा स्पीड होगी आप उसको चूज कर लो, नहीं सर दोनों में से जो दोनों स्पीड दी है उनका एवरेज ले लो। ऐसा भी दिमाग चलता है स्टूडेंट्स का, मुझे पता है, शायद आपका नहीं चलेगा क्योंकि आपने तो सीख लिया है, लेकिन जो नहीं सीखा होता वो अपने हिसाब से कुछ भी यहां पर गेस करता है। तो भैया ऐसे गेसिंग से आपको बचना होगा। क्या करोगे, दोनों की ही वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे, तो दिस विल बी 153.6 प्लस 82.2, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 235.8 मीटर। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन जरूर थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन यार सारे सवाल ऐसे नहीं होते हैं। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना आप लोगों को आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर भी। मैंने तो आपको एग्जैक्ट लिखकर दे दिया है, बट हाँ आप कम से कम अप्रोक्सीमेट निकालना सीखे। बाकी हम लोग ऑफ कोर्स और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमारी एग्जैक्टली एग्जाम्स में मिलते हैं इन आवर प्रैक्टिस सेशंस। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे। बोलता है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ HSD एंड ISD, जिसमें स्पीड की वैल्यू दे दी गई है एज 65 kmph और साथ में कुछ और नहीं दिया है।
क्या करेंगे ऐसे केस में? सर एफ की वैल्यू भी नहीं दी है, ग्रेडियंट तो लेना नहीं है, तो यहां पर आप क्या करोगे? दैट अकॉर्डिंग टू आईआरसी। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑफ कोर्स आपको लिखना पड़ेगा कि अगर स्पीड की वैल्यू 65 kmph है, देन जो फ्रिक्शन की वैल्यू है एफ की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? तो दैट इज इक्वल्स टू बी 0.36। याद है ना? याद है। तो अगर मैं यहां पर HSD की बात कर रहा हूं तो सर ये एक लेवल टेरेन पे कैलकुलेट करने हैं हमें SSD, दैट इज V इंटू TR। ऑफ कोर्स अगर मैं KMPH में वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.278 भी लिखना पड़ेगा, V स्क्वायर बाय 254 F। S स्लोप लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो 0.278 स्पीड की वैल्यू दे दी है 65 इंटू रिएक्शन टाइम ले लेता हूं स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड क्या है? दैट इज इक्वल टू बी 2.5 सेकेंड्स प्लस 65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 इंटू 0.36। सॉल्व कर लेंगे यहां पर से तो वैल्यू जो आ जाएगी वो अराउंड 91 मीटर के आसपास आ जाती है। सो दिस इज योर HSD। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना सीखना है आपको, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में जब ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो थोड़े से ऑप्शन दूर दूर देता है, तो अगर आप अप्रोक्सीमेट भी निकालना सीख जाओ काफी है कैलकुलेशन सीखने में। आगे बढ़ते हैं यहां पर, इसी के अलावा ISD की बात करेंगे तो ISD कुछ और नहीं बल्कि ट्वाइस ऑफ SSD होता है। SSD की वैल्यू मैंने निकाली अराउंड 91 मीटर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 128 मीटर। तो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया है। तो देखिए इस तरह के ही न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं आपकी एग्जाम्स में। न्यूमेरिकल कभी मिलेगा, किस तरह से सॉल्व करना है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट से रिलेटेड कैसे सवाल हो सकते हैं, वो आई होप शायद अपने आप से ही खुद को पूछ सकते हो आप जब भी इस पर्टिकुलर लेक्चर को रिवाइज कर रहे हो या आपने अपने नोट्स को लिखा है। तो नोट्स को जब आप रिवाइज करते हो सबसे बेहतर तरीका है कि उस नोट्स में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं आपने, आप खुद ही से सवाल पूछो कि इस पॉइंट पे क्या सवाल बनेगा, और अगर सवाल बनेगा तो आंसर कैसे होगा, है ना? तो खुद के दिमाग से सवाल आप बना सकते हो, अपने आप को पूछ सकते हो। अगर खुद को नहीं पूछ सकते तो अपने दोस्त 2-3 लोगों की टीम बनाओ और हफ्ते भर में एक बार मिलो, या फिर जितना भी आप फ्रीक्वेंसी से मिल सकते हो, 2-3 दिन भी चल सकता है, एक हफ्ते में एक बार मिलना भी चल सकता है, और एक दूसरे को सवाल पूछो कि भैया ये टॉपिक हमने पढ़ा और इस टॉपिक पे जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स पढ़े हैं या लिखे हैं इसके बारे में कैसा सवाल पूछ सकता है। एक दूसरे को मॉक क्वेश्चंस इंटरव्यू फॉर्म में आप ले सकते हो, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल तो ऑफ कोर्स इंटरव्यूज में नहीं पूछे जाते, न्यूमेरिकल्स तो ऑफ कोर्स आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और वो तो बिल्कुल पक्की बात है कि मैं भी यहां पर अवॉइड नहीं करूंगा, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो कहां से कैसा सवाल पूछा जा सकता है ये आप खुद भी अपने आप को पूछोगे तो रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा, और ये भी समझ में आएगा कि ये टॉपिक को पढ़कर कितना आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स बिना फायदे के, बिना एग्जाम में आया वाला हम ना पढ़ाना चाहते हैं और ना ही आप पढ़ना भी चाहते हो। तो खुद से सवाल पूछे, बाकी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे ही। चलिए इन्हीं बातों के साथ इस सेशन को एंड करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में विद सम मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। तब तक लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग।